जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो विभिन्न एग्जामों में बहुत काम आएगा। देखिए, जो हमारा जो ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब देखिए कि प्रथम क्वेश्चन जो है, भारत में कुल प्रजनन दर वर्ष 2019 में क्या थी। यानी प्रजनन दर जो है कि 2019 में क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1.5, बी में है 1, सी में है 3 और इसमें जो है कि आपको 2.2। तो देखिए कि भारत में जो प्रजनन दर है 2019 के तहत जो है कि आपको 2.2 है। यानी यह 2.2 जो है कि भारत में प्रजनन दर है। यानी प्रजनन दर जैसे होता है कि प्रति महिला जो है, जो बच्चों की औसत बच्चों की संख्या होता है वही प्रजनन दर कहलाती है। तो जो कि भारत में प्रति महिला जो है आपको 2.2 बच्चे हैं। इसकी अपेक्षा देते हैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो बिहार में प्रति महिला जो बच्चों की संख्या वो 3 है। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है, कहता है जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। यानी जहां पे बारिश नहीं होती है, जल का अभाव होता है, वहां किस प्रकार की बस्तियां विकसित होती है। तो यह देखिए कि ए में जो है पल्ली है, बी में जो है प्रकीर्ण है, सी में गुच्छित है और डी में जो सघन है। तो यहाँ देखिए कि आपका जो है कि यहाँ जो कहा जा रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में, तो जल अभाव वाली क्षेत्रों में जो होती है वह प्रकीर्ण बस्ती होती है। यानी कि वहां जो बस्ती बस्ती है वह जो होती है कि यत्र तत्र होती है। तो वह प्रकीर्ण बस्ती, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में देखते हैं कि जो बस्ती होती है वह प्रकीर्ण बस्ती होती है। ठीक। और यह सघन बस्ती आपको मिलेगी जहाँ पे आर्द्र प्रदेश होती है, मैदानी भाग में तो ये सब होती है। लेकिन यहाँ जल अभाव वाले क्षेत्र में जो प्रकीर्ण होती है। चलिए देखिए, अब अगला तीसरा क्वेश्चन जो है वह कहा जा रहा है कि झूमी कृषि की जाती है। यानी झूम कृषि जो है कि भारत के किस क्षेत्र में की जाती है। तो क्वेश्चन जो है कि आपको ए में है यूपी, बी में पंजाब है, सी में बिहार है और डी में असम है। यानी कि असम को ही असम कहा जाता है वर्तमान जो नाम देखे। तो आपको जो झूम कृषि, यानी झूम कृषि जो होता है वह शेड्यूल ट्राइब के द्वारा की जाती है। और यह झूम कृषि जो है कि आपको असम में होती है। झूम कृषि की विशेषता यह होता है कि जब देखिए कि आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, जब देखते हैं कि घना जंगल और सब वाली जो क्षेत्र होती है उसको काट के और उसमें आग लगा देता है और उसकी मिट्टी जो फर्टाइल होती है तो 3-4 साल तक वहाँ खेती होती है। जैसे फिर वह बंजर होने लगती है तो उस भूमि को छोड़ के फिर दूसरे भूमि पे चली जाती है, माइग्रेट करती है। तो जो इस प्रकार से कृषि की जाती है उसको झूम कृषि कहा जाता है, जो कि भारत में जो नॉर्थ ईस्ट का खास करके असम में होती है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। यानी भारत में धान का कटोरा जो कहलाती है वो कौन सा क्षेत्र कहलाती है। तो यहाँ पे जो है कि ए में कहता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी में जो है गंगा सिंधु मैदान, सी में जो है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और डी में जो है कि केरल तमिलनाडु क्षेत्र है। तो देखिए भारत में जो धान का कटोरा जो कहलाती है, कृष्णा गोदावरी का जो बेल्ट है, डेल्टाई क्षेत्र है, वहां उस क्षेत्र को भारत में जो है कि धान की कटोरा कहा जाता है। जिसमें खास करके अगर राज्य के नाम आती है तो छत्तीसगढ़ जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है वह धान की कटोरा कहलाती है। और यही कृष्णा और गोदावरी की जो बेल्ट है जो तो उस क्षेत्र में पड़ती है आपको छत्तीसगढ़। तो यह देख लिए कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए कि पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। यानी एक प्रकार की जो क्रांति है, जो फसल के क्षेत्र में जो उत्पादन होती है तो उसमें देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की क्रांति है। तो इसमें कहा जाता है कि सुनहरी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो कहा जा रहा है कि ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, बागानी कृषि से है और पर्यटन विकास से है। तो भारत में जो देखते हैं कि सुनहरी क्रांति का संबंध जो है बागवानी कृषि से है। इसका क्या है, बागवानी कृषि। जैसे बागवानी कृषि देते हैं, जैसे अभी मुजफ्फरपुर में देखिए लीची का बागान है, हाजीपुर में केला का बागान है, आपको तमिलनाडु कर्नाटका चले जाइए तो वहाँ कॉफी बागान है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो चाय बागान है। तो यह सभी जो बागवानी कृषि है और इसमें रचनात्मक विकास से मतलब अधिक से अधिक जो है कि आधुनिक तरीका से वह खेती करने के लिए जो लाई थी तो वह सुनहरा क्रांति लाई गई थी, जिसका संबंध जो है बागवानी कृषि से।
चलिए अब देखिए कि निम्न में से न्यूनतम शस्य गहनता कितनी है। यानी जो कहा जा रहा है कि निम्न में से न्यूनतम शस्य गहनता कितनी है, तो 0%, 99%, 100% और 300%। तो देखिए शस्य गहनता कहते हैं जैसे जो कृषि युक्त भूमि होती है और उस पे जो अब पूरे कृषि क्षेत्र है, तो उस कृषि क्षेत्र पे जो हम खेती करते हैं, अगर एक फसल साल में एक बार उपजाते हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास 100 एकड़ है, 100 एकड़ पे आपने फसल लगा दिया, तो 100 एकड़ पे फसल लगा और वह एक साल में एक ही प्रोडक्शन करते होती है उससे, तो वह 100% हो जाती है। तो न्यूनतम शस्य गहनता जो होती है वो 100% होती है। लेकिन जैसे ही आप जो क्या किए कि दूसरा फसल भी आप लगाएं, वह 50% एरिया पे, तो वह 150 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर उसमें पूरे भूमि पे अगर 3 फसल उत्पादन कर जाए तो 300% हो जाती है। जैसे अपने यहाँ देखते हैं गर्मा है, रबी और खरीफ की फसल होती है, और पूरे जो यूज किया जाए तो वह 300% भी हो सकती है। लेकिन अगर न्यूनतम कहा जाता है तो 100% होती है शस्य गहनता। चलिए अब देखिए कहा जाता है निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। यानी यहाँ जो दिया गया वह जूट के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किस क्षेत्र का है। तो देखिए यहाँ कहा जाता है कि कृष्णा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा, कावेरी डेल्टा और गंगा डेल्टा। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो गंगा की डेल्टा जो है कि विश्व में सबसे प्रसिद्ध है जूट उत्पादन के लिए। और यहाँ पे जिसमें आपको पश्चिम बंगाल की क्षेत्र आ जाती है। और गंगा डेल्टा की अगर हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ अगर भारत को हटा के गंगा डेल्टा की चर्चा करेंगे तो वहाँ बांग्लादेश भी जो आता है वो गंगा के डेल्टा क्षेत्र में ही है। और विश्व में सबसे अधिक जूट की उत्पादन बांग्लादेश में होती है। जूट का प्रोडक्शन भी देखते हैं, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे सबसे अधिक निर्यात भी जूट प्रोडक्शन का करती है तो बांग्लादेश ही करती है। और सेकेंड भारत है, भारत में पश्चिम बंगाल जो है, जिसमें आप देखिएगा कि कोलकाता का है, हावड़ा का है, उस सभी क्षेत्र में जूट का बहुत सारा उद्योग वहां पे स्थापित है, उद्योग धंधा। तो आप देखिए कि यह क्या है, गंगा बेल का डेल्टा होगा। अब 8वां क्वेश्चन है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक चावल वाला कौन सा क्षेत्र है। तो कहा जा रहा है कि डब्ल्यू भी दे रहा है, यानी वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है। तो भारत में इस जो देख रहे हैं तो सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है कि वह आपको वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में देखिएगा कि चावल का साल में 3-3 फसल उत्पादन किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ गर्मा का, रबी का और खरीफ का जो फसल हम यूज करते हैं, तो वहाँ यह तीनों जो है कि चावल के तौर पे ही उत्पादन होती है। तो वहां पे सबसे अधिक जो है चावल का वेस्ट बंगाल में है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के खेती के लिए आदर्श तापमान कितनी होनी चाहिए। यानी किसी भी फसल के लिए अथवा कोई भी बायोडाइवर्सिटी जो देखते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी ही देखते हैं, फसल भी उसी में आती है। तो उसके लिए जो होती है कि तापमान बहुत जरूरी होती है। और तापमान जो मिलती है वह सूर्य के प्रकाश से मिलती है सभी के लिए। अगर सूर्य है तभी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम है, या फसल पेड़ पौधा है, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ है। तो यही अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तापमान की जरूरत होती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गेहूं की फसल के लिए तापमान की कितनी जरूरत, उच्चतम मतलब आदर्श होनी चाहिए। तो उसमें कहा जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, और डी में जो है कि आपको 30 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो गेहूं के लिए जो आदर्श तापमान जो होती है वह आपको 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि गेहूं जो होता है कि जो ठंड जो होता है और पकने के समय में जो होती है कि तापमान अधिक चाहिए, अन्यथा उसकी ग्रोथ और विकास के लिए जो है कि आपको 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। तो जैसे आप देखते हैं दिसंबर और जनवरी की तापमान लगभग उसके समकक्ष होती है। गेहूं की सबसे अधिक विकास जो होती है उसी फेज में होती है। उसके बाद जब बाली आती है, बाली जब उसमें दूधी आ जाती है, तब पकने के समय उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है, 30 डिग्री सेल्सियस तक की। लेकिन विकास के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। जो हम लोग चॉकलेट का उपयोग करते हैं उस चॉकलेट में कौन सी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कहा जा रहा है कहवा, कोको, गन्ना, चुकंदर। तो चॉकलेट में हम लोग जो यूज करते हैं वह कोको का यूज किया जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, 11 में कहा जा रहा है भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है।
यानी भारत में देख रहे हैं गेहूं का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो इसमें कहा जा रहा है एमपी, पंजाब, एमपी यानी मध्य प्रदेश है, पंजाब हुआ, हरियाणा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर आपको पूछ दी जाती है कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहां अधिक होती है, तो भारत में प्रति हेक्टेयर गेहूं की अधिक उत्पादन जो हरियाणा और पंजाब में होती है। लेकिन गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो है कि यूपी में, यानी सबसे अधिक एरिया भी जो गेहूं के लिए जो है कि आपको यूपी में ही है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखते हैं गेहूं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। जो जाट बेल्ट, खास करके अगर देखते हैं तो जाट बेल्ट जो है वह गेहूं क्षेत्र के तौर पे। अब देखिए कहता है भौगोलिक क्षमता का न्यूनतम उपयोग करने वाला राज्य, यानी जो भौगोलिक क्षमता जो देखते हैं उसका सबसे कम यूज करने वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे ए में कह रहा है असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यानी जो आप जो देख रहे हैं भौगोलिक क्षमता, यानी जो भी कृषि से मतलब कि मिट्टी है, पानी है, ये सारा चीज को जो देखते हैं, तो उसका सबसे कम उपयोग करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें जो देखे उसमें सबसे कम उपयोग करने वाला क्षेत्र असम है। यानी जैसे देखते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी का बहुत कम जल का जो है उस क्षेत्र में यूज हो पाती है, तो यह असम जो हुआ। अब देखिए कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, कह रहा है कि गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है, यानी गोदावरी नहर जो है किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन में क्या दे रहा है यूपी, यानी कि अब बी में दे रहा है महाराष्ट्र, सी में दे रहा है मध्य प्रदेश, डी में है बिहार। तो आपको गोदावरी नहर किस राज्य में स्थित है, तो गोदावरी नहर जो है कि आपको महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है, यानी तालाब के द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है, तो तालाब के द्वारा जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो आप देखिएगा भारत के साउथ वाला क्षेत्र जो है वहां तालाब से अधिक उत्पादन मतलब सिंचाई की जाती है, जिसमें भारत में सबसे अधिक तालाब से सिंचाई करने वाला राज्य जो है आपको तमिलनाडु है। और कुआं से देखिएगा सबसे अधिक सिंचाई जो होती है आपको गुजरात में होती है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, यानी किस नदी का जल उपयोग सबसे अधिक की जाती है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। तो आप देखिएगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक जो है जल की जो उत्पादन होती है वह गंगा नदी का जल जो है उसका सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। उसके अपेक्षा दूसरी नदी घटती जाती है, ब्रह्मपुत्र सबसे कम है। तो देख रहे हैं कि गंगा की जल का उपयोगिता सबसे अधिक है, कृष्णा भी है, गोदावरी ब्रह्मपुत्र के सबसे कम है। अब देखिए कि आगे का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी सबसे कम मलबा का परिवहन करती है, यानी नदी अपने साथ जो कूड़ा करकट लेके जो और मलबा को यानी कंकड़ पत्थर को काट के जो लेके चलती है उसका सबसे कम परिवहन करने वाली राज्य जो कौन सी नदी है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कहता है गंगा, यमुना, गोदावरी और ताप्ती। तो देखिए ताप्ती नदी जो है सबसे कम मलबा का परिवहन करती है, क्योंकि ताप्ती नदी जो है कि एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, और भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने के कारण यहाँ जो होती है कि वह मलबा का सबसे बहुत कम परिवहन कर पाती है, कि उस नदी में जो है मलबा की मात्रा कम होती है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र से नहीं, वह पठारी क्षेत्र से निकलती है ताप्ती नदी, और पठारी क्षेत्र से ही प्रवाहित होती रहती है, जिसके कारण मलबा की मात्रा कम होती है। अब देखिए शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, यानी शिव समुद्रम समुद्री जल विद्युत परियोजना है तो वह किस राज्य में है, तो यहाँ कहा जा रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है कि आपको कर्नाटका में है। जो मल्टीपर्पज है यहाँ पे जो होता है कि बहुत सारे, तो देखें कि यह शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कोडरमा जो देखते हैं कि क्या है, वह खनिज पदार्थ का बेल्ट है, जिसमें से कहा जा रहा है कि कोडरमा से कौन सी खनिज खनन होती है अधिक, तो कहा जा रहा है लो आयतन, तांबा, अब्रक और बक्साइट। तो कोडरमा जो है कि कोडरमा से सबसे अधिक खनन जो होती है
वह जो बहुत फेमस है वह जो खनिज है अभ्रक के लिए कोडरमा, कोडरमा पड़ता है झारखंड राज्य में, और वहां की जो मुख्य खनिज जो है कि वह अभ्रक है। अब कहा जा रहा है खेतरी किस आयातक के लिए प्रसिद्ध है, यानी खेतरी जो है कि वह किस आयातक के लिए प्रसिद्ध है, तो खेतरी जो कहा जा रहा है तांबा कोयला है, बी में सी में बॉक्साइट है और डी में लोह अयस्क है। तो तांबा के लिए जो है ना खेतरी प्रसिद्ध है। खेतरी जो है कि आपको राजस्थान में पड़ता है और यहाँ तांबा का खनन बृहद पैमाने पे होती है। अब देखिए कि आपको 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वायलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी वायलाडीला जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कहा जाता है बक्साइट के लिए, तांबा के लिए, लोह अयस्क के लिए, सोना के लिए। तो वायलाडीला जो है कि आपको लोह अयस्क के लिए है। वायलाडीला जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वह भारत का एक महत्वपूर्ण जो है लोह अयस्क का खनन का वह क्षेत्र है। अब अगला देखिए कि नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र जो है कहा जा रहा है किस राज्य में है, तो मेघालय, असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु। तो देखिए नहरकटिया जो पेट्रोलियम क्षेत्र जो भारत का सबसे पुराना क्षेत्र में से आती है और वह असम राज्य में है जो ब्रह्मपुत्र के किनारे में है। तो ये देखिए नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र है। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है, यानी नवेली जो क्षेत्र है खनन क्षेत्र है उससे कौन सी खनिज पदार्थ की खनन की जाती है, तो ऑप्शन में कहा जाता है लिग्नाइट, यूरेनियम, सीसा, बॉक्साइट। तो नवेली जो खनन है वह लिग्नाइट कोयला के दृष्टिकोण से है, यानी देखते हैं कि जो घटिया कोयला मतलब जो होती है, और यह साउथ में है। नवेली जो है कि आपका एक महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्र है, यानी लिग्नाइट कोयला का खनन क्षेत्र है जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है और साउथ में जो देखते हैं कि वह पठारी क्षेत्र है, वहां जो है कि और लिग्नाइट कोयला का है भंडारण है जहां खनन की जाती है। तो यह तमिलनाडु क्षेत्र में है। अगला है दुर्ग लोह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, यानी दुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, तो झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो दुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र जो है आपको छत्तीसगढ़ में है, यानी छत्तीसगढ़ में जो है कि दुर्ग लोह अयस्क क्षेत्र है जो भारत का प्रमुख लोह अयस्क क्षेत्र में से है। अब अगला देखिए कि कहता है निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी देखिएगा विश्व पटल पे सबसे प्रमुख कोयला जो है वह गोंडवाना कालीन कोयला है। जो गोंडवाना कालीन कोयला जो देखते हैं कार्बोनिफेरस पीरियड का है। विश्व के सबसे उत्तम कोटि की कोयला पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टान में, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और वह कोयला जो है कि कहा जा रहा है कि गोंडवाना जो जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु में और झारखंड में। तो यह गोंडवाना कालीन जो कोयला क्षेत्र देख रहे हैं वह आपको झारखंड में है। जो झारखंड में पड़ता है गोंडवाना, आपको झारखंड वाला क्षेत्र है। वेस्ट बंगाल का जो रानीगंज वाले जो देखते हैं, कुछ उड़ीसा का बेल्ट है, वह पूरा जो एरिया देखते हैं जो दामोदर घाटी वाली क्षेत्र में, तो वहां जो पाई जाती है कोयला वह गोंडवाना कालीन कोयला, और वह मोटा वहां कोयला का परत है। और यह जो देख रहे हैं कि आपको जो जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में और तमिलनाडु में यहाँ जो कोयला पाया जा रहा है घटिया किस्म की होती है, लिग्नाइट कोयला की भंडारण है। जबकि झारखंड में कार्बन जो है कि आपको उत्तम कोटि यानी गोंडवाना कालीन का है, जिसमें एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला महत्वपूर्ण है। अब देखिए कि कहा जाता है निम्न में कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी मैनचेस्टर जो कहलाता है, यानी जो कॉटन वस्त्र उत्पादन वाली जो क्षेत्र होते हैं प्रमुख, उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो तमिलनाडु राज्य का कौन सा शहर है जो कॉटन के देखते हैं उत्पादन में जो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाती है, तो इसमें कहा जा रहा है कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम और भोपाल। तो देख रहे हैं कौन सा, तो भोपाल तो देख रहे हैं कि आपको तमिलनाडु में है ही नहीं, तो उसका काम खत्म कर देते हैं। अब यहाँ देखिए कोयम्बटूर जो देखते हैं, कोयम्बटूर जो है कि आपको तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाती है,
यानी साउथ में जो कॉटन का उत्पादन जो देखते हैं वह सबसे प्रमुख साउथ भारत का जो दक्षिणी भारत का जो है कोयम्बटूर जो है कि कॉटन के उत्पादन में, कॉटन वस्त्र में महत्वपूर्ण है, जो कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाती है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? यानी मणिपाल सॉफ्टवेयर एक तकनीकी पार्क है जो किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ कहा जा रहा है सिक्किम में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो मणिपाल सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। देखिए हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए कि इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा के मेरे वीडियो को। मैं डॉक्टर सुशील कुमार पटेल, थैंक यू।